हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। आने वाले एक साल के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2023। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा बजट को पेश कर दिया गया है और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को इस क्लास को देखना है अंतिम तक। और यहाँ से महत्वपूर्ण योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, भारत में किस प्रकार से आय व्यय का संबंध है 2023 के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो बजट है भारत सरकार का उसकी पीडीएफ दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद उसके जो नोट्स मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रही बजट की कॉपी जो कि आप लोगों के सामने है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। टोटल 19 पेज का है और इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, आप लोग इसको देख लें कि इस बार जो बजट है उसको अमृतकाल का बजट कहा गया है। अमृतकाल का बजट कहने का मतलब है दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक, यानी कि वर्ष 2022 से वर्ष 2047 तक का जो ये 25 साल का आने वाला समय है, इसको हम आज़ादी का अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं। तो ये पहला बजट है जो कि अमृतकाल का यहाँ पर होगा। तो 2023 में पहला बजट है अमृतकाल का और इसमें 3 विज़न के लिए बात की गई है। पहला विज़न है दोस्तों युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देना, दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि और तीसरा है आर्थिक वातावरण। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें जो इस में प्राथमिकता दी गई है, 7 क्षेत्र हैं जिसको सप्त ऋषि कहा गया है। जिस प्रकार से 7 ऋषि हैं उसी प्रकार से इस बजट में भी 7 प्राथमिकताओं को सेट किया गया है, जिसमें समावेशी विकास है, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना व निवेश, युवा शक्ति, क्षमता उभारना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, ये सभी 7 क्षेत्र हैं जिसमें इसको प्राथमिकता दी गई है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस पीडीएफ में से नहीं करेंगे। इस पीडीएफ के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना रखे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो हम उन सभी चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उतना ही देखेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोट्स पर, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं और बजट 2023-24 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें बजट के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान में कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है बजट के लिए? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसी को आम बोलचाल के भाषा में बजट के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। इसमें भारत सरकार का जो भी व्यय होगा एक साल में, जो भी वो कर लेगा और लेन देन और अन्य योजनाओं का जो ब्लूप्रिंट है उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। और वित्तीय वर्ष आप लोगों को पूछा जाता है ग्रुप सी के एग्ज़ाम में कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक प्रारंभ होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। आने वाले एग्ज़ाम चाहे अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, आप लोगों का जो यूकेपीएससी के जो अपर लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम देखेंगे दोस्तों, अगर ये जो बजट शब्द है,
बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द है एक, जिसका नाम है बुगेट, बुगेट से हो रखी है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों चमड़े की थैली। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बुगेट किस प्रकार का शब्द है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि हिंदी में देशज विदेशी शब्द हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो विदेशी शब्दों में पूछा जा सकता है कि बुगेट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर से आप लोगों का एक हिंदी का प्रश्न भी बन सकता है। अब हम दोस्तों इतिहास में चलेंगे थोड़ा सा, बजट के इतिहास में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1955 तक केवल अंग्रेजी में छपता था बजट। 1956 के बाद हिंदी में भी छपने लगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ये बजट छपने लगा था। 2016 में दोस्तों 2016 तक ये जो बजट है वो फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था, 28 फरवरी या फिर जिस वर्ष 29 फरवरी होगी उस दिन 29 फरवरी को ये पेश किया जाता था। लेकिन वर्ष 2017 के बाद पहली बार इस बजट को 1 फरवरी को पेश किया गया। तब से लेकर अभी तक प्रतिवर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है देश के वित्त मंत्री के द्वारा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस 2017 से रेल बजट और आम बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि दोनों को अब एक साथ पेश किया जाता है। इससे पहले 2016 से पहले रेल बजट को अलग से पारित किया जाता था और आम बजट को अलग से, यानी कि 2 अलग अलग बजट आते थे। लेकिन 2017 से दोनों बजटों को एक साथ पेश किया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं थोड़े से और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 1999 तक ये जो बजट है शाम के 5 बजे पेश किया जाता था वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में। लेकिन 1999 के बाद सुबह के 11 बजे ये पेश किया जाता है। तो ये पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम आप लोगों से पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने अभी तक 10 बार सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री। उसके बाद पहली वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया तो इंदिरा गांधी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला था 1970 में। तो ये पहली वित्त मंत्री भी थी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लेकिन ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी कि प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण रूप से वित्त मंत्री जो कि महिला वित्त मंत्री है वो कौन होगी, तो उसमें हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण की, जो कि सिर्फ वित्त मंत्री हैं, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत में पहला बजट कब पेश किया गया। 18 फरवरी 1860 को ये पेश किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का, यानी कि जब भारत देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, उनका नाम है षणमुखम शेट्टी, RK षणमुखम शेट्टी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो RK षणमुखम शेट्टी, जिनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों अगर हम बात करेंगे गणतंत्र भारत की, यानी कि जब हमारे देश का संविधान लागू हो चुका था 1950 में, उसके बाद जो पहले वित्त मंत्री थे उनका नाम था जॉन मिथाई। तो जॉन मिथाई के द्वारा बजट पेश किया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पारित किया गया। पेपरलेस बजट का मतलब है डिजिटल बजट। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में न्यूज़ चैनल में देखा होगा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा डिजिटल रूप में बजट को पेश किया गया था इस बार, और ये पहली बार वर्ष 2021 में पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, और हम बात करेंगे दोस्तों अब इस बार के बजट की 2023-24 की। 2023 में 5वीं बार लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बजट को संसद में पेश किया गया। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पेपरलेस बजट था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5वीं बार, इससे पहले 4 बार बजट पेश कर चुकी हैं, तो ये 5वीं बार इनका बजट था। दोस्तों अभी हम लोगों ने जैसे बात की कि अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल 2023 से लेकर 2047 तक का मनाया जा रहा है। 25 वर्ष का इसका काल होगा
और 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष मनाए जाएंगे तो इसमें हम इस अमृतकाल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ये 7 प्राथमिकताएं हैं जो कि इसमें दर्शाई गई हैं। और ये 7 प्राथमिकताएं क्या हैं इसको भी हम लोगों ने अभी देख लिया है, तो हम उन पर ज़्यादा डिस्कस न करते हुए एक एक करके अब हम देख लेते हैं। जैसे कि समावेशी विकास है, अंतिम छोर तक पहुंचना है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ के योजनाएं आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सप्तऋषि में पहली जो प्राथमिकता है वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास में दोस्तों 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक कृषि है, एग्रीकल्चर, दूसरा होगा स्वास्थ्य और तीसरा होगा शिक्षा। ठीक है, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। और कृषि में दोस्तों यहाँ पर एक योजना आप लोगों को ध्यान में रखनी है, श्री अन्न योजना। तो श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। मिलेट मतलब होता है दोस्तों मोटे अनाज, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी। ठीक है, ये सभी क्या है? मोटे अनाज, तो इसको हम मिलेट कहते हैं दोस्तों। इसके लिए जो भारत सरकार है वो एक संस्थान के साथ सहयोग करेगी और उसका नाम है IIMR। IIMR का मतलब है भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग करेंगे एग्जाम के लिए, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है दोस्तों। एक प्रश्न आप लोगों से और पूछा जाएगा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को मनाया जा रहा है, तो 2023 को। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करके लिख लें। चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। देखो स्वास्थ्य की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे देखा जाए जो बजट है उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन मैंने इसमें PDF में वही बातें लिखी हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो अब हम देखेंगे स्वास्थ्य में देखो दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, तो कोविड-19 के दौरान जो नर्स थे उनकी कमी यहाँ पर देखने को मिली, इसलिए भारत सरकार के द्वारा नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। और कुल 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ये बात भारत सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों। अगली बात हमको ध्यान में रखनी है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यहाँ पर शुरू किया गया है। एनीमिया होता है दोस्तों जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो वो रोग होता है एनीमिया। हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में, तो हम लोगों ने देखा था एनीमिया। तो उन्मूलन यानी कि इसको जड़ से ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वर्ष 2047 का रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे कि एनीमिया उन्मूलन मिशन जिसका लक्ष्य है वो वर्ष 2047 है। उसके बाद हम दोस्तों चलते हैं शिक्षा की ओर, और शिक्षा में हम देखेंगे राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी बच्चों और किशोरों के लिए, यानी कि जैसे हम देखते हैं लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ही बुक्स होती हैं अवेलेबल, लेकिन अगर हम डिजिटल के रूप में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हज़ारों बुक्स को एक फ़ोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया था, उन योजनाओं को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोस्तों, इसके तहत भारत सरकार के द्वारा ये बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी कि 1 जनवरी 2023 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए थे पूरे भारतवर्ष में, और ये स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत जो मुफ्त में LPG कनेक्शन दिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, तो अभी तक ये जो बजट पेश किया गया है तब तक 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 मई 2016 को ये उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना।
जो जीरो बैलेंस जो खाते खोले जा रहे थे प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आने वाला जो पेपर है आप लोगों का अपर पीसीएस मेंस का, तो वहाँ पर ये सारी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने बैंक अकाउंट खोले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर इस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों 47.8 करोड़ बैंक खाते यहाँ पर खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में होती है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जैसे अभी हम आजकल देखते हैं किसानों के खाते में 2,000 रुपये आते हैं, ठीक है, साल के 6,000 रुपये हैं। तो इसके तहत 11.4 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को होती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद पीएम विकास योजना आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और ये विकास योजना जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत ये योजना को चलाया जा रहा है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस योजना को चलाया जा रहा है। अब हम देखेंगे दूसरी प्राथमिकता। अभी तक हम लोगों ने समावेशी विकास देखा जो कि पहली प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता देखेंगे जो कि सप्तर्षिकी है, अंतिम छोर तक पहुंचना। अंतिम छोर तक पहुंचना मतलब गांव-गांव के हर एक दूरस्थ लोगों तक पहुंचना, यानी कि अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। इसमें हम देखेंगे दोस्तों पहली चीज़ कि प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की स्थापना की गई है। दोस्तों भारत श्री योजना आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत श्री का संबंध किससे है, तो प्राचीन पांडुलिपि, जो भी प्राचीन पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं उनके लिए ये डिजिटल करने की बात कही गई है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड में पुरातात्विक या फिर प्राचीन जो पांडुलिपियाँ हमको प्राप्त हो रखी हैं उनको डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि एक इसके लिए डिजिटल फॉर्म है जो कि यहाँ पर लाया जाएगा। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना कि जो भारत श्री है इसका पूरा नाम क्या है, भारत साझा पुरालेख निधान, और इसके तहत 1 लाख पांडुलिपियों को डिजिटलीकृत किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसके तहत 500 ब्लॉकों को चुना गया है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हम लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था आकांक्षी जिला जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछा गया था, हरिद्वार जिसका आंसर था। तो दोस्तों उसी प्रकार आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 500 ब्लॉकों को चयन किया गया है पूरे भारत में। उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई है। पीवीटीजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति, जो आदिम जनजाति होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है, उनके विकास की बात की गई है दोस्तों। तो इस प्रकार भारत में अभी 75 आदिम जनजातियाँ हैं जो कि ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और सर्वाधिक आप लोगों को उड़ीसा में ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। अगला हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे, ऊपरी भ्रदा योजना। ऊपरी भ्रदा योजना दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र में है, कर्नाटक राज्य में ये चलाई जा रही है। क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र में जो फंड है उसको आवंटित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। 5300 करोड़ रुपए इसके तहत यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों तीसरी प्राथमिकता जो है अवसंरचना और निवेश, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इसके तहत पूंजीगत व्यय आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में पूंजीगत व्यय कितना है, तो 13.7 लाख करोड़, यानी कि जीडीपी का 4.5%। दोस्तों आप लोगों से मैंने कहा ना कि रेलवे का बजट इस बार इसी बजट में दिया गया है, तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पारित किया गया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि शहरी अवसंरचना विकास निधि की यहाँ पर स्थापना की गई है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा प्रतिबंधित है ये, मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा ये योजना को चलाया जा रहा है, शहरी अवसंरचना विकास निधि।
दोस्तों थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे हम और यहाँ पर देखेंगे चौथी प्राथमिकता। और चौथी प्राथमिकता क्या है? सक्षमता को सामने लाना। ठीक है, सक्षमता को सामने लाने में दोस्तों यहाँ पर मिशन कर्मयोगी यहाँ पर चलाया जा रहा है। उसके बाद एआई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एआई केंद्र के मतलब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद जो बिजनेसमैन, वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो पैन कार्ड है उसको पहचान पत्र की मान्यता दी गई है, यानी कि वहाँ पर पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड है जो कि माना जाएगा। आप लोगों को 5G सेवा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है, यानी कि 5G को प्रमोट करने के लिए 100 लेबोरेटरी का यहाँ पर स्थापना की गई है। और ये 5G सेवा की शुरुआत भारत में 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होती है। तो ये बात भी आप लोगों को पूछी जा सकती है कि भारत में 5G की शुरुआत कब होती है? 1 अक्टूबर 2022। बढ़ेंगे थोड़ा और आगे दोस्तों। हरित विकास का मतलब है दोस्तों कि ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण मुक्ति की बात कही गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो पर्यावरण का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसके लिए मिशन लाइफ प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है, मिशन लाइफ। उसके बाद पंचामृत योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, जो कि हम लोगों ने देखा था जब COP 26 हुआ था ग्लासगो में। वहाँ पर पंचामृत की बात की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और उसमें ये बात कही गई थी कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य है जो कि भारत तय करेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक लक्षित है? तो वर्ष 2070 तक। उसके बाद हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए दोस्तों 19,700 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। और आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या है? 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन हाइड्रोजन का, हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का जो लक्ष्य है दोस्तों वर्ष 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन उत्पादन करने का रखा गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा PM प्रणाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। PM प्रणाम का मतलब है दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें हम जब कृषि एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हम रासायनिक कीटों का प्रयोग करते हैं, तो उससे मुक्त करना है हमने। तो इसलिए PM प्रणाम योजना को यहाँ पर चलाया जा रहा है। गोवर्धन स्कीम चलाई जा रही है दोस्तों। इसके तहत 500 नई अवशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जो है उनसे हम लोग एनर्जी लेंगे। तो ये बात यहाँ पर की गई है और 500 नए संयंत्र है जिनका संचालन किया जा रहा है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना की गई है प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए। तो आप लोगों को ये क्लास थोड़ी सी टफ लेवल की लग रही होगी, लेकिन आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग इकोनॉमी को अलग से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स का टॉपिक यहाँ पर के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद मिष्टी योजना आप लोगों को ध्यान में रखनी। मिष्टी योजना दोस्तों, जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके विकास के लिए मिष्टी योजना यहाँ पर संचालित की जा रही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक किस राज्य में है, तो आप लोग लिखेंगे कि गुजरात है, जहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा हैं अभी आप वर्तमान में। दोस्तों अगर हम बात करेंगे अमृत धरोहर, तो अमृत धरोहर दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर की स्थापना की गई है। और आर्द्र भूमि संरक्षण की अगर हम बात करेंगे, इसको हम रामसर स्थल के रूप में जानते हैं और अभी वर्तमान में 75 स्थल है हमारे वहाँ भारत में। और दोस्तों उत्तराखंड में आसन संरक्षण है जिसको रामसर घोषित किया गया था 38वां। उत्तराखंड का आप लोगों को ध्यान में रखना है, 38वां रामसर स्थल था भारत का। उत्तराखंड का पहला था कौन सा? आसन। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर और छठे प्राथमिकता की ओर बढ़ेंगे, युवा शक्ति।
युवा शक्ति के तहत दोस्तों PMKVY 4.0 योजना की शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। युवाओं को कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत यहाँ पर की गई है। और देखो अपना देश योजना यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। दोस्तों यूनिटी मॉल की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है। यूनिटी मॉल में ऐसा होगा, मॉल का मतलब क्या होता है? हर एक सामान एक जगह पे मिल जाता है मॉल में। तो इसी तहत जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के कुछ उत्पादों को GI टैग दे रखा है अभी वर्तमान में। जैसे एपड़ की बात हम करेंगे, राजमा की बात करेंगे, चूरा की बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद, तो इस तरीके से हर एक उत्पाद को एक जगह पर लाकर उसको हम बेचेंगे और फिर वहाँ पर से हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो इसके लिए यूनिटी मॉल की यहाँ पर स्थापना की जाएगी युवा शक्ति के तहत। अब हम देखेंगे दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में क्या बातें की गई हैं। तो वित्तीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की शुरुआत की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र की यहाँ पर शुरुआत की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, इसके तहत क्या होगा दोस्तों? महिलाओं को 2 वर्ष के लिए 2025 तक इस योजना को चलाया जाएगा और इसमें जो ब्याज दर होगी वो 7.5 होगी। यानी कि महिलाएं अपना अकाउंट खोलकर बचत कर सकती हैं और उनको ब्याज दर है जो कि 7.5% की मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 2 लाख तक की जमा सुविधा है जो कि महिलाओं को दी जा रही है। उसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी यहाँ पर चलाई जा रही है और वरिष्ठ नागरिक के लिए दोस्तों 30 लाख की यहाँ पर सीमा रखी गई है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण जो 7 प्राथमिकता थी जो कि बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताई गई थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे राजकोषीय प्रबंधन की हम बात करेंगे। और दोस्तों जैसे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आयकर का जो स्लैब होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर है जो कि 0% है आयकर हमको देना पड़ेगा और कहाँ पर कितना है उसको हम देख लेते हैं। तो कर के कुल 5 स्लैब है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम बात करेंगे 0 से 3 लाख तक, 3 लाख तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब 0 है, 0% है जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा 3 लाख तक। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख से अगर ज़्यादा है इनकम तो वहाँ पर 30% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनकम टैक्स से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल कर के कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। कौन कौन से? 0, 5, 10, 15, 20, 30। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 और 30। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत में रुपया आता कहाँ से और रुपया जाता कहाँ है, मतलब गवर्नमेंट को जो भारत सरकार है उसको रुपया कहाँ से प्राप्त होता है और भारत सरकार रुपया कहाँ पर खर्च करती है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी मैंने अलग से भी लिखा है, फिलहाल आप लोग इसको देखें। और इस सर्कल में आप लोग देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन जिसमें है ऋण और अन्य देयता 34% है जो कि सर्वाधिक मात्रा में हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर GST है 17% और फिर है इनकम टैक्स 15%, निगम कर भी 15% है और निगम कर को हम कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रुपया कहाँ जाता है, हमारे देश का रुपया कहाँ जाता है यानी कि खर्च कहाँ पर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि खर्च कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखो आप ब्याज भुगतान में जो कि 20% का खर्च है जो कि सर्वाधिक हो रहा है। उसके बाद कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, तो ये 18% है जो कि यहाँ पर खर्च हो रहा है। इसको अलग से मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, इसको अभी हम देख लेंगे। चलो देख ही लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ये इस बात को आप लोग नोट डाउन करेंगे कि हमारा जो रुपया है वो कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा उधार से आ रहा है यानी कि ऋण और अन्य देयता से 34%, GST से 17%, निगम कर से 15% और आयकर से 15%। उसके बाद हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, तो ये ब्याज भुगतान में जा रहा है 20%,
केंद्रीय क्षेत्र की योजना, मतलब जो केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वहाँ पर 17% है जो कि पूरी जीडीपी का खर्च हो रहा है। अब हम अगर बात करेंगे दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में 8% खर्च है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.1 और शिक्षा क्षेत्र में 2.9। ये जीडीपी का, कुल जीडीपी का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसे 2022-23 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है, कितने रहने की अनुमानित यहाँ पर की गई है, तो 7% की विकास दर है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने टाइम देखा होगा कि अभी कितने बजे हैं, 11:20 हो चुके हैं रात के। तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर आप लोगों को पसंद नहीं भी आ रही है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजस्व घाटा। तो आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो इसमें आप ही का घाटा है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, क्योंकि यहाँ ये टॉपिक रामबाण सिद्ध होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे राजस्व घाटे की, राजस्व घाटे का मतलब होता है कितना आय है, कितना व्यय, इन दोनों का अंतर, जो भारत सरकार की कितनी आय हो रही है एक साल में और कितना व्यय हो रहा है, इन दोनों का जो अंतर होता है दोस्तों, उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो 6.4 का लक्ष्य है जो कि यहाँ पर वर्ष 2022-23 के लिए है। और यहाँ पर हम देखेंगे 23-24 के लिए 5.9 का, और 25-26 के लिए 4.5 का। तो तीनों साल का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी 22-23 के लिए 6.4, 23-24 के लिए 5.9 और 25-26 के लिए 4.5 का राजस्व घाटे का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अगर हम भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो 1.97 लाख रुपया है जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, और राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों वो 3.5% होगा, 3.5। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय में कितना रुपया है, 5.94। और ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा सा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय आप लोग ध्यान में रखेंगे 2.41, ठीक है, 2.41। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जो कि आप लोगों का ये बजट है 2023 का। यहाँ से एग्ज़ाम में आप लोगों के ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, तो इस क्लास को आप लोग बार बार देखना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।